नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस टीवी हरियाणा और फोकस पॉइंट लेकर आपके साथ में हाजिर हूं स्वाति। इस खास पेशकश में आज हम दिखाएंगे एक बेबस लड़की की दिल दहला देने वाली दास्तान। उस लड़की को कदम कदम पर छला गया। करीब 2 हफ्ते तक उसके साथ वो हैवानियत हुई जिसके बारे में सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। उस लड़की को कुछ दरिंदों ने गैंग रेप का शिकार बनाया और रही सही कसर हरियाणा पुलिस ने पूरी कर दी। आज हम बेनकाब कर रहे हैं पुलिसिया तहकीकात का बेहद घिनौना चेहरा। तो फोकस टीवी हरियाणा पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खुलासा। गैंग रेप की शिकार एक लड़की हरियाणा पुलिस से लगा रही है इंसाफ की गुहार, लेकिन पुलिस उसकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने उसके साथ ज्यादती की उनमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। देखिए, एक बेबस लड़की की जुबान से निकला एक एक लफ्ज एक सनसनीखेज खुलासा कर रहा है। कुछ नशीला पदार्थ सूंघाकर और रात को ट्रेन में ऋषिपाल के पास छोड़ के आ गया। दोनों ने मिलकर मेरे साथ गलत काम किया। मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती थी, उनको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने मेरे को नहीं मिलने दिया। पूरी रात एएसआई मीना ने मुझे वहाँ पर पीटा। पीड़ित लड़की को 15 दिनों तक कुछ दरिंदों ने बंधक बनाकर रखा। उसके साथ गैंग रेप हुआ था। वो लड़की अपने साथ हुई ज्यादतियों का हिसाब मांगती रही, लेकिन हरियाणा पुलिस ने पूरी कहानी को ही बदल डाला। कुछ पुलिस वालों ने किडनैपिंग और गैंग रेप के एक केस का कत्ल कर डाला। लड़की का इल्जाम है कि उसे डरा धमकाकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया गया। लड़की ने सदमे की हालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया और गैंग रेप का पूरा केस ही पलट गया। रोहतक में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहतक की रहने वाली इस नाबालिग लड़की का आरोप है कि 15 दिनों तक इसे बंधक बनाए रखा गया और इस दौरान इस नाबालिग लड़की से लगातार गैंग रेप किया जाता रहा। पीड़िता के मुताबिक रोहतक की रहने वाली इस लड़की की दोस्ती गांव के ही अमित से थी और वो पीड़िता से शादी करना चाहता था, लेकिन घर में पता लगने के बाद पीड़िता ने अमित से मिलने जुलने से इनकार कर दिया। इसी वजह से अमित उससे रंजिश रखने लगा और एक दिन बात करने के बहाने उससे मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान अमित ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और उसके साथ गैंग रेप किया, साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बना दी। पीड़िता के मुताबिक उस अश्लील वीडियो की वजह से अमित उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो पीड़िता को धमकी देने लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके अश्लील वीडियो को सार्वजनिक कर देगा। इस वजह से वो बार बार अमित उसके दोस्त उसका शारीरिक शोषण करते रहे। पीड़िता के मुताबिक उसकी जिंदगी को अमित और उसके दोस्तों ने नर्क बना दिया है और 25 अक्टूबर को अमित ने उसे फिर मिलने के लिए बुलाया। अमित ने उससे अपने किए की माफी मांगी और कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। पीड़िता उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। उस नाबालिग लड़की का कहना था कि अमित की बातों में आना उसकी बहुत बड़ी भूल थी। इसी अमित ने धोखे से कोई नशीली चीज उसे खिला दी। उसके बाद उसे मालूम ही नहीं कि क्या हुआ। उसे कई लोगों के पास भेजा गया। बीच बीच में उसे होश आता था, लेकिन उसे बार बार नशीली चीज खिला दी जाती थी। उसके साथ मनदीप पुत्र जंतराज सिंह भी था। वो दोनों मुझे लेके गए। उन्होंने मुझे बेरी के पास जो नहर पड़ती है वहाँ पे छोड़ा। वहाँ पर जो प्रदीप पुत्र अमर सिंह धोड़ है उसने वहाँ से मुझे लिया उनके पास से, और उसके बाद वो मुझे खतिवास के पास खेतों में ले गया। उसके साथ प्रदीप हुड्डा जो पीसीआर नंबर 1 पर कार्यरत है जज्जर पुलिस में, वो भी था। उसने मुझे मोबाइल और 1500 रुपये दिए थे प्रदीप हुड्डा ने। उनमें से जो 1500 रुपये उसने दिए थे वो मुझसे प्रदीप पुत्र अमर सिंह धोड़ ने ले लिए और उनसे खाने पीने का कुछ सामान लिया। उसके बाद पहले मेरे साथ प्रदीप पुत्र अमर सिंह ने गलत काम किया और रात को 9 साढ़े 9 के करीब प्रदीप हुड्डा आया और मेरे साथ गलत काम किया तथा फिर वहां से चला गया। इसी बीच पीड़िता के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। अमित और उसके साथियों से पूछताछ के बाद पीड़िता के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा
तो वहाँ पर नाबालिग को छुड़वाया गया। नाबालिग का आरोप है कि उसे लगा था कि उसकी बुरे दिन खत्म हो गए, लेकिन ये तो बुरे दिनों की शुरुआत थी। पुलिस ने पीड़िता को उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने दबाव में उससे बयान बदलवाए। इस दौरान उससे मारपीट भी की गई। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। पुलिस ने मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया। मैं अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती थी, उनको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने मेरे को नहीं मिलने दिया। पूरी रात एएसआई मीना ने मुझे वहाँ पर पीटा और एएसआई मीना ने कहा कि तेरे घर वाले तेरे को घर जाते ही मार देंगे, इसलिए तू उनको कुछ भी मत बता। अब इस नाबालिग लड़की की लड़ाई उन दरिंदों से तो है ही, साथ ही हरियाणा पुलिस से भी है, जिसने न्याय पाने के उसके यकीन को ही कुचल कर रख दिया। लेकिन अब उसने न्याय पाने के लिए कमर कस ली है। उसने ठान लिया है कि वो अपराधियों को सजा दिलाकर ही रहेगी, उसके लिए चाहे उसे प्रशासन से भी क्यों न टकराना पड़े। रोहतक से धीरेन्द्र कुमार, फोकस टीवी हरियाणा। तो लड़की नाबालिग है, कई बार उसके साथ ज्यादतियां हुई और हरियाणा पुलिस ने उसकी मदद करने की बजाय इस लड़की को ही, इस पीड़ित को ही कानूनी पहलुओं में उलझा कर रख दिया। पीड़ित लड़की इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट ऋषिकांत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पीड़ित लड़की का मैं रुख करना चाहूंगी। बहुत मुश्किल है, मैं समझती हूँ, आपके लिए दोबारा से उन चीजों को दोहराना, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ क्या हुआ और किसने वो हैवानियत की। इसीलिए मेरा सवाल आपसे कि 25 तारीख को आपके साथ क्या हुआ था? 25 तारीख को मैं अपनी भैंस खोलने के लिए गई थी, तो वहाँ पर अमित पुत्र राजवीर सिंह आया और उसने पहले जो कुछ किया था उसके लिए मुझसे गलती मांगी और मुझे बहला फुसला कर ले गया। उसके बाद उसके 3 दोस्त जो गांव के ही हैं वो वहाँ आए और उन्होंने भी उसका साथ दिया। अमित और उन तीनों बंदों ने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रदीप पुत्र अमर सिंह धौड़ के पास छोड़ दिया ताकि मेरे परिवार को शक ना हो कि लड़की उनके पास है। वो मुझे वहाँ से बेरी से जर ले गया और रास्ते में गश्त कर रहे पुलिस वाले से भी मिलवाया, जिसका नाम प्रदीप हुड्डा है जी। प्रदीप हुड्डा ने मुझे पता नहीं किस बात के दिए, लेकिन उसने मुझे फ़ोन और 1500 रुपये दिलवाए। जो उसके बाद प्रदीप पुत्र अमर सिंह मुझे अपने खेत में बने कमरे में ले गया। वहाँ पर उसने मेरे साथ ज्यादती की और उसके बाद उसने वहाँ मेरे को खाने में पता नहीं क्या खिलाया। यानी कि लगातार आपको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजों में मिलाकर नशीली पदार्थ दी जा रही थी, जिससे कि आपको ठीक से ये पता नहीं है कि दरअसल आपको कहाँ ले जाया जा रहा था। हाँ, मेरे को हर बार नशीली चीजें देकर बेहोश किया जा रहा था। जी, और उसके बाद क्या हुआ? आप खुलकर अपनी बात कह सकती हैं। उसके बाद प्रदीप हुड्डा रात को करीब 9 बजे के वहाँ आया और जैसे ही मैंने खाना खाया तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ किसने कितनी बार ज्यादती की, लेकिन मेरे साथ वहाँ ज्यादती की गई थी। जी। उसके बाद प्रदीप हुड्डा आपको कहाँ लेकर गया? उसके बाद प्रदीप हुड्डा ने प्रदीप धौड़ वाले से मिलकर रोहतक में किसी शराब के गोदाम में इंतजाम करवाया। जी। अगले दिन 26 तारीख को मुझे वहां रखा गया। जी, आप बता सकती हैं पूरी बात। 26 तारीख को मुझे वहां नशीली पदार्थें खिलाकर मुझे वहां पूरा दिन बेहोश रखा गया। मुझे उस दिन का कुछ नहीं पता, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। 26 तारीख के बाद यहां से आगे क्या आप किसी और से मिली? क्या आपको किसी और के पास ले जाया गया? क्या आपको याद है कि आपको कैसे ले जाया जा रहा था? कौन आपके साथ उस वक्त था? क्या कुछ भी याद है आपको? 26 तारीख को रात को खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे रेल में बैठा कर ले जाया गया था। जी। और उसके आगे की कहानी भी आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद क्या क्या हुआ? अगले दिन सुबह मुझे पता चला मैं आर.के. पुरम में ऋषिपाल जी के साथ थी। जी। वो अपने दोस्त अतुल चौहान के घर पर था। वहाँ पर अतुल चौहान और ऋषिपाल ने भी मेरे साथ ज्यादती की। जी। वहाँ पर लोगों का शक होने के बाद ऋषिपाल ने मुझे
गुड़गांव के सिरहोल गांव में रखा, जहां पर ऋषिपाल के ही एक दोस्त असिल पासवाल ने भी मेरे साथ ज्यादती की। हर रोज़ मुझे वहां बंधक बनाकर रखा गया था और हर रोज़ मुझे नशे की चीज़ें खाने में दी जाती थी और मेरे साथ ज्यादती की जाती थी। क्या इस दौरान आसपास के जो लोग हैं, आप कह रही हैं कि लोगों को शक हुआ और इसीलिए आपकी जगह बार बार बदली जा रही थी, क्या कभी आसपास के लोगों से आपकी कोई बात हो पाई या कभी आपने उन लोगों को इशारा करने की कोशिश की कि आपको जबरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है और आपको छुड़ाने की कोशिश की जाए? जब भी मैं कहीं, जैसे मेरा जहाँ पर मुझे रखा गया था वहाँ से मेरा स्थान बदली किया जाता था, तो मुझे नशीला पदार्थ दिया जाता था। यानी कि उस वक्त आपको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं होता था कि आपको कहां से कहां ले जाया जा रहा है। बस जब आपको होश आता था थोड़ा बहुत, तो आपको इस बात का अंदाजा लगता था कि आप कहां हैं और आपके साथ कौन है। हाँ, जब मेरे को होश आता था तो मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ हूँ। इस दौरान पहले प्रदीप हुड्डा आपको लेकर गया, ऋषिपाल के पास छोड़ दिया। इस दौरान क्या कभी अमित ने आपसे कोई संपर्क साधा या अमित के किसी दोस्तों के साथ आपकी कोई बात हुई? नहीं, उस दौरान मेरी कोई बात नहीं हुई। तो उसके बाद पुलिस आप तक कैसे पहुंची? क्या वो तारीख थी जब पुलिस आपको छुड़ाने के लिए उस जगह पहुंची? प्रदीप हुड्डा ने जो मोबाइल दिलवाया था उसके EMI नंबर से ट्रेस करके पुलिस ने मुझे गुड़गांव के सिरहोल गांव से खोजा जी। और उस रात पुलिस मुझे कलानौर थाना लेके गई। क्या साथ में कोई था पुलिस वालों के? आपके घर वालों में से कोई उनके साथ था उस वक्त जब पुलिस आपको ट्रेस करने पहुंची थी वहां? उस वक्त मेरे पापा और मेरे परिवार के ही कुछ और लोग वहां थे। जी। तो क्या आपकी मुलाकात हुई अपने पिताजी से? आपकी कोई बातचीत उनसे हो पाई? ना ही मेरे पापा से और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी बात नहीं करवाई गई। यानी कि पुलिस ने आपको मिलने से रोका, आपकी बातचीत नहीं होने दी आपके पिताजी से? हाँ, पुलिस ने मेरे से ना तो बात करवाई और ना ही ढंग से कभी भी मिलने दिया गया। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, यहां पर कम से कम अब तक ये तो समझ में आ रहा है कि 25 तारीख को जब इस पीड़ित लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, वहां से पुलिस हरकत में जरूर आई। 8 तारीख होते होते पुलिस ने लड़की को ट्रेस भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जो सब कुछ हुआ, पिताजी से मिलने नहीं देना, रात भर लड़की को पुलिस स्टेशन में बैठाए रखना, आगे की कहानी भी जानेंगे हम पीड़ित लड़की से, ये बात समझ में नहीं आई। देखिए स्वाति, जाहिर तौर पर जो लड़की की व्यथा है हम सुन रहे हैं, जिस तरह से इसने दंश झेला है और हर कोई इस बात को सुन के हैरान है और परेशान, और लड़की की जो व्यथा, मानसिक संताप ये झेल रही है, जाहिर तौर पर इसे व्यक्त नहीं कर पा रही। हम आपको बताएं 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिस ने अच्छा काम किया, लड़की को ट्रेस भी किया, EMEI नंबर से उसकी लोकेशन भी ट्रेस की, लेकिन इसके बाद जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उस पर शक पैदा होता है, क्योंकि जब लड़की को बरामद कर लिया गया है, किस साक्ष्यों के साथ और किस सबूतों के बिहाफ पे पुलिस वहां तक पहुंची उसका कोई जिक्र नहीं है। लड़की वहां कैसे पहुंची, जैसे लड़की बता रही ऋषिपाल नाम के आदमी से इसको बरामद किया और पुलिस भी कह रही है कि ऋषिपाल से इसको बरामद किया, लेकिन ऋषिपाल तक कहाँ कैसे पहुंची लड़की, इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ ऋषिपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जैसा लड़की ने बताया कि 9 लोग इसमें शामिल हैं। 9 लोगों में आपको बताना चाहूँगा 4 लड़की के गांव के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो प्रदीप नाम का है झज्जर का रहने वाला है, और एक हरियाणा पुलिस का सिपाही कांस्टेबल झज्जर पुलिस का है वो है शामिल है। एक दिल्ली के ही अतुल चौहान नाम का व्यक्ति है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया पुलिस ने सिर्फ एक ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहाँ से संदेह पैदा होता है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि फिर ये सूचना किसने दी, और अगर अमित या उसके दोस्तों ने ये सूचना पुलिस को दी थी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों को हिरासत में क्यों नहीं लिया? ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो परिवार के लोग हैं उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी कि हमें इन 4 लोगों पे शक है। उसकी बिहाफ पे पुलिस झज्जर पहुंची और झज्जर से प्रदीप नाम का व्यक्ति था उससे सारे सबूत इकट्ठे किए और उसी के आधार पर पुलिस ऋषिपाल तक पहुंची। लेकिन इन लोगों का क्या रोल रहा है पुलिस ने अपनी FIR में कोई जिक्र नहीं किया। इसी पर पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जो धाराएं पुलिस ने लगाई उनमें से कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि लड़की के साथ कुकर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है, क्योंकि लड़की को कानूनी पहलुओं में उलझाया गया। कैसे ये सब कुछ हुआ, एक बार फिर से रुख करते हैं पीड़ित लड़की का और उससे समझने की कोशिश करते हैं। आपसे ये समझना चाहूंगी अब कि 8 तारीख को जब पुलिस आपको कलानौर थाने लेकर आई, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या पूछताछ हुई आपके साथ? जब कलानौर थाना ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने उनको सब सच्चाई बताई थी,
लेकिन कलानौर पुलिस ने तो मेरे बयान ही बदलवा दिए थे। कलानौर पुलिस ने जो मुझसे कहा मैंने मजिस्ट्रेट के सामने वही बोला। क्या आपके साथ मारपीट हुई थी? क्या आपको डराने धमकाने की कोशिश हो रही थी? और वो जो आपसे सवाल पूछ रहा था उस वक्त पुलिस स्टेशन में, वो कौन था? मुझसे सवाल एएसआई मीना ने पूछे थे। जी। वहाँ उसी रात मेरे साथ मारपीट भी की गई थी और मुझे पूरी तरह से डराया धमकाया जा रहा था। और जो आप कह रही थी सच है, उसे नहीं सुना जा रहा था। और वो आपको क्या कह रही थी? बयान क्या बदलने के लिए आपसे कहा जा रहा था? मेरे को बार बार गर्नावटी वाले केस का उदाहरण दिया जा रहा था कि तेरे घर वाले तुझे जाते ही मार देंगे, क्यों इन बंदों की भी जिंदगी खराब कर रही है, आगे जाकर इनका क्या होगा, इनके परिवार वाले तुझे पूरी उम्र गाली देते रहेंगे, तू इनकी ज़िंदगी तो कम से कम मत बर्बाद कर। लेकिन वो क्या जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल। और ऋषिकांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकांत जी, आपने अब तक की ये पूरी आप बीती सुनी। शुरुआत में तो पुलिस ने अच्छा काम किया जब तक वो लड़की तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही लड़की को ट्रेस किया गया, सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे पुलिस वहां तक पहुंची और उसके बाद जैसे पूरा मामला हैंडल किया गया है। नाबालिग लड़की, क्या इस तरह का रवैया, ऐसा सुलूक होता है? देखिए, हमारे देश में एक पूरा सिस्टम है कि अगर माइनर है बच्चा, और किस तरह से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है, हमको इस तरह के लोगों पर कैसे पहुंचना चाहिए। आपको एनजीओस के साथ लेना चाहिए था। पुलिस अकेले जब जा रही है तो सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए था। उसके बाद जब बच्ची को इस तरह से रेस्क्यू किया गया तो बच्ची को विदिन 24 आवर्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए था। बच्ची, जैसा अभी मैं सुन रहा था कि बच्ची की स्टेटमेंट पुलिस वाले अपने मर्जी से दिलवा रहे थे और उसकी स्टेटमेंट को चेंज करवा रहे थे, ये बहुत ही गलत है। और इस पे इमीडिएट मैं रोहतक पुलिस को बोलूँगा कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करे अगेंस्ट ऑल दोज पीपल जो पुलिस वाले थे जो इसका स्टेटमेंट को चेंज कराए हैं। क्योंकि एज़ पर द चाइल्ड वेलफेयर हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो भी बच्चा होता है, अगर वो रेस्क्यू होता है, उसको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल, उसके लेकिन चाइल्ड स्टेटमेंट के वेलफेयर लिए। कमेटी के सामने न ले जाते हुए 24 घंटे तक इस लड़की को पुलिस स्टेशन में ही रखा गया। और दूसरी ओर लगातार ये कहती रही कि इसे अपने पिताजी से मिलना है, मिलने नहीं दिया जा रहा था, उल्टे लड़की के साथ ही मारपीट हो रही थी। राजेश अग्रजीत लॉयर हैं, हमें समझाएंगे कि कैसे पुलिस ने पीड़ित लड़की को कानूनी पहलुओं में उलझा कर रख दिया। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। 8 तारीख जब पुलिस लड़की को ट्रेस कर पाई, अपने साथ पुलिस स्टेशन वापस लेकर आई, सबसे पहली बात, जैसा ऋषिकांत जी ने कहा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लड़की को प्रोड्यूस किया जाता, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाता। लेकिन ऐसा न करते हुए लड़की को पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा, उसके साथ मारपीट की, बयान बदलवाने के लिए उसे डराया धमकाया गया। देखिए, लड़की है, नाबालिग है, और ये मैंडेटरी है कि उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इस पर एकदम साफ साफ कानून बना हुआ है। अब रही बात तो थाने में लड़की को रात भर रखा, ये बहुत दुखद घटना है। और कानून, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साफ साफ कहते हैं कि महिलाओं को रात में थाने में रखा ही नहीं जाए जी। इसके अलावा जब भी लड़की जाएगी उसके साथ महिला पुलिस होना चाहिए। पुलिस की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये सारी खामियां देखने के बाद समझ में आता है कि पुलिस ने भारी गलती की है। पुलिस के ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, न तो एनजीओ से किसी की मदद ली गई जब लड़की को छुड़वाया जा रहा था, जब उसे ट्रेस किया जा रहा था, और ना ही उस वक्त कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है राजेश जी कि पुलिस अपने वाहन में लड़की को नहीं ढूंढ रही थी, घर वालों की मदद ले रही थी। घर वालों के वाहन का इस्तेमाल करके वो लड़की तक पहुंची, लड़की को ट्रेस किया गया। सवाल मेरा आपसे ये है राजेश जी कि आमतौर पर जब एक पीड़ित लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती, खास तौर पर जब वो नाबालिग है और आरोप लगा रही है कि उसके साथ कुकर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है, गैंग रेप की बात अगर वो पीड़ित लड़की कह रही, तो सबसे पहला कदम पुलिस क्या उठाती है? सबसे पहला कदम ये पुलिस का था कि मुकदमा दर्ज करती। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस लड़की को तुरंत कोर्ट में पेश करती। 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होने चाहिए थे। उसके बाद इसे मेडिकल कराया जाना था और मेडिकल कराने के बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए था। इसके साथ साथ जो है इस तरह के घटनाओं में, इस तरह के अपराध में इमीडिएट अरेस्ट वारंट लेकर के उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था।
बिल्कुल, अरेस्ट करने की बात तो बहुत दूर की है, उल्टा इस पीड़ित लड़की को ही डराया धमकाया जा रहा था। आपसे मैं अब समझना चाहती हूँ कि मजिस्ट्रेट के पास आपको कब ले जाया गया और वहां क्या बातचीत हुई? क्या उसके पहले भी आपको डराया धमकाया गया था? मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या कहना है, ये भी आपको समझाया गया था? ये तो पीड़ित लड़की बता सकती है। पीड़ित लड़की से ही मेरा ये सवाल है। हाँ, जब मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश की थी तो उससे पहले एएसआई मीना ने मुझे समझाया था कि किसी का नाम नहीं लेना है, तुझे बस यही कहना है कि मैं घर से गलती से निकल गई थी। रास्ते में मुझे प्रदीप और ऋषिपाल जी मिले थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। इंसानियत के नाते इन्होंने मेरी मदद की थी और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती। ये वो बयान था जो आपने डर के तहत, डर के साए के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया था 164 के तहत। हाँ, ये वही बयान है जो मैंने मजिस्ट्रेट के सामने डर के कारण दिए थे। ऋषिकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक आम प्रक्रिया आपने बताई कि क्या क्या होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल उसके उलट हुआ। यहां तक कि जब मजिस्ट्रेट के सामने लड़की जाती है जहां वो खुल करके बात कर सकती थी मजिस्ट्रेट से, उसके पहले उसे इतना मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर दिया गया कि वो अपना दुख बताने की जगह वो सब कुछ बोल गई जो उसे एएसआई मीना ने कहा था। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट फोर्स स्टेटमेंट कराया गया है। और मैं आप लोगों के दर्शकों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 164 का बयान ज़रूरी नहीं है कि उसे कोर्ट में देने के, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, अगर ये बच्ची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस होती और स्टेटमेंट देती, वही 164 का स्टेटमेंट भी हो सकता था। साथ साथ इसकी अगर कोई सिविल सोसाइटी, अगर रोहतक में कोई एनजीओस काम कर रहा था तो उस एनजीओस को इस बच्ची के साथ काउंसलिंग ज़रूरी था। इसमें काउंसलिंग भी बच्ची का नहीं हुआ। जब काउंसलिंग नहीं हुआ तो क्योंकि ट्रॉमेटाइज बच्ची होती हैं, ऐसे कंडीशन में बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं बच्चियां, तो उनको स्टेटमेंट आने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन ऋषिकांत जी, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं मैं कि पेपर्स पर सब कुछ हो चुका है। काउंसलिंग की जो आप बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर पर ये काउंसलिंग भी हो चुकी है। नहीं, काउंसलिंग किसने किया? कौन एनजीओ कौन था? क्या वो एनजीओस की एक्सपर्टीज है क्या काम करने में बच्चों के लिए और स्पेशली ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन? बिल्कुल, असल में कुछ नहीं हुआ। लड़की को सिर्फ डराया धमकाया गया और ऑन पेपर्स ये दिखाया गया कि काउंसलिंग हो चुकी है और लड़की ने अपनी मर्जी से ये बयान दिया है। नहीं, काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग जो करता है उसको एक प्रॉपर काउंसलर, ट्रेंड काउंसलर होता है जी। जो कि ऑलरेडी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ नॉमिनेट होता है। उसके साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में एक एडवोकेट भी होते हैं जो कि बच्चे और काउंसलिंग जब होता है तो उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पर तो काउंसलिंग नहीं। और मैं हरियाणा में इतने जगह काम किया हूँ, मुझे ये पता है कि पूरे हरियाणा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की नाम ही नहीं है। कितने बार महिला एवं बाल कल्याण विभाग को हम लोग रिपीटेडली बोल रहे हैं। हाल ही में अभी एक फरीदाबाद में भी सेम इस तरह के केस आए जहाँ बच्चों को प्रोड्यूस नहीं किया जाता। इसीलिए इस तरह की केस होती हैं और बच्चियाँ अब फाइट करते करते थक जाती हैं जब हमारे खुद फोर्सेस से, हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिलता। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाया क्यों गया है? इन्हीं विक्टिम को सपोर्ट करने के लिए। और आप जब विक्टिम को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप जब विक्टिम को हेल्प नहीं करेंगे, तब विक्टिम स्टेटमेंट कैसे देगा जो ट्रॉमेटाइज्ड है? जी, सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है और अगर नाबालिग बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई वारदात, घिनौनी वारदात हो जाती है तो उसके लिए सिस्टम में कोई प्रावधान ही नहीं है कि बच्चे की मदद हो सके। एक पीड़ित लड़की, नाबालिग लड़की, हर 15 दिन में उसके साथ 9 लोगों ने कुकर्म किया। हरियाणा पुलिस के पास गई मदद की गुहार लेकर, लेकिन पुलिस ने उल्टा उस लड़की को ही कानूनी पहलू में उलझा कर रख दिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।